गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ हाल चाल भाई। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो आज हमारी फाइनली जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रही है जी। अमेंडमेंट क्लास नंबर 2 में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। एक तो हमने टॉपिक डिस्कस किया था रिटर्न वाला, ठीक है, और एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था इनवॉइस वाला। ये दो छोटे छोटे टॉपिक थे जिसके हमने अमेंडमेंट कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, पहले अमेंडमेंट क्लास स्टार्ट करने से पहले ना मुझसे बधाइयां ले लो। कौन सी? बधाइयां जी बधाइयां, होली दियां बधाइयां, बधाइयां जी बधाइयां, होली दियां बधाइयां। बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारकें। मुझे तो मुबारकें हैं, मेरा कलर कहाँ है? कलर मेरा गुलाल कहने लायक को किसी ने मेरे लिए गुलाल ही नहीं भेजा। कल मेरे को कल कल खेलने वाली होली है ना, आज तो जलाने वाली है, कल खेलने वाली है। तो ऐसा करना, कल मेरे को अपने कलर लगाना है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कहीं वो लैपटॉप या मोबाइल पे कलर लगा के अपना लैपटॉप या मोबाइल ही खराब कर दो नालायक को। ठीक है, बच्चा कह रहा है आप हमें कलर भेजोगे। मेरे जिंदगी के सारे कलर आपके हैं, जितने मेरी जिंदगी में कलर है वो सब कलर आप ले लो, बस आप सक्सेस हो जाओ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली सभी को जी। ठीक है, होली कल वैसे लगाने वाली है, आराम से खेलना, ठीक है। अच्छा, कल ना कल हमारी अमेंडमेंट क्लास नहीं आएगी। अमेंडमेंट क्लास हमारी परसों आएगी। अब लास्ट अमेंडमेंट क्लास हमारी परसों होगी। कल छुट्टी, कल होली की छुट्टी है। मैं होली की शुभकामनाएं देने यूट्यूब के ऊपर जरूर आऊंगा। आज जलाने वाली होली है, अपने परिवार के साथ मनाना, अच्छे से मनाना, और जितने भी मतलब कहते हैं ना, सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, सब बेकार की बातें आज उसको ना दहन कर देना, जला देना। बस अपने दिल में एक अच्छा हो, क्या दूसरों को आगे लेके बढ़ना है, दूसरों की सहायता करनी है, दूसरों के साथ हम आगे चलेंगे, दूसरों के बारे में अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, ये सारी बातें अपने दिल में ठान के होली की शुरुआत करनी है। ठीक है, पक्का पक्का? बच्चा कह रहा सर पक्का पक्का। चलो जी, इधर देखो ध्यान से। अब हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर 3 जो आज हमें स्टार्ट करनी है ना, तो आज हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर 3 में आज हमें तीन टॉपिक डिस्कस करने हैं जी। अब वो तीन टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का टॉपिक, एक है डिमांड एंड रिकवरी, और एक अपील का चैप्टर है। अपील के चैप्टर में एक लाइन की अमेंडमेंट है, बट वो सिर्फ सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए है, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए नहीं है। बच्चा कह रहा है सर, तो आज जो हम अमेंडमेंट करेंगे तीन टॉपिक की, तो क्या आज काफी मेजर मेजर अमेंडमेंट है? सर आपको मैं दिखाऊंगा आज बच्चों वाली अमेंडमेंट है। सर आप तो सारी अमेंडमेंट ही बच्चों वाली बोल देते हो, ऐसे कोई मुश्किल अमेंडमेंट जीएसटी में आई नहीं, इस बार आई नहीं, बताओ मैं करूं क्या? सर इस बार मैं डेली क्लास के अंदर बोलूंगा, हर बार बोलूंगा कि इस बार जीएसटी में मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है, बट जो अमेंडमेंट्स हैं उसको सही ढंग से करके जाना, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना तो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, इधर देखो ध्यान से। अब जो सबसे सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो हमारा चैप्टर है जी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। उसमें सिर्फ एक लाइन के अमेंडमेंट है। अगर आपने दिसंबर वाली अमेंडमेंट क्लास देखी होगी तो शायद आपको याद आ रहा होगा, ये अमेंडमेंट मैंने वहां पर भी करवाई थी। अमेंडमेंट मैं अब दोबारा से करवा रहा हूँ। रीजन भी क्या है, क्योंकि जब मैंने वहां पे अमेंडमेंट करवाई थी तो मैंने कहा था कि अभी ये इफेक्टिव नहीं हुई, बट फाइनली अब वो इफेक्टिव हो चुकी है, तो अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म बनने के चांसेस हैं। अब वो सुनो ध्यान से, अमेंडमेंट क्या है सर, एक बात मैंने सोच के बताओ। याद करो, आपने रिटर्न वाले चैप्टर में ना, सॉरी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर में एक सेक्शन नंबर 35 किया होगा, ऑडिट वाला। और वहां पर मैंने कहा था कि ऑडिट जो है वो कंपलसरी कब होता है? जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर होगी उसका ऑडिट कंपलसरी होगा जीएसटी के अंदर। और जीएसटी का ऑडिट कौन करता है? या तो वो करेंगे सीए या वो करेंगे सीएमए। सीएस को ऑडिट करने की पावर अभी नहीं है। एक बच्चा कहता है सर, बट अब तो जीएसटी का ऑडिट कह रहे हैं खत्म होने वाला है। सर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिकमेंडेशन दी हुई है जीएसटी ऑडिट खत्म करने की, ठीक है, बट सीए इंस्टीट्यूट ने अपनी भी रिकमेंडेशन दी है कि ऑडिट खत्म नहीं करना चाहिए। अब फाइनल डिसाइड अभी नहीं हुआ, और अगर जो भी होगा वो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। बट हाँ, इतनी बात समझना कि हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल क्या है, कि वैसे टर्नओवर अगर 2 करोड़ से ऊपर होगी तो जीएसटी ऑडिट कंपलसरी है, बट गवर्नमेंट ने कुछ सालों के लिए ये आपकी टर्नओवर इंक्रीज कर दी है। एक तो टर्नओवर इंक्रीज की है फाइनेंशियल ईयर 18-19, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 होगा या फाइनेंशियल ईयर 19-20 होगा ना, इन दोनों सालों में ऑडिट तब कंपलसरी होगा अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। सर मेरी क्लास में रटने वाले अगर बच्चे बैठे हैं ध्यान दें, सर मैंने फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात नहीं की, मतलब जो अभी हमारा 2021 चल रहा है उसकी लिमिट 2 करोड़ ही है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए कौन सी टर्नओवर की लिमिट है, तो 18-19 के लिए 5 करोड़ की है, 19-20 के लिए 5 करोड़ की है, और अगर मैं 2021 की बात करूंगा अभी उसकी लिमिट 2 करोड़ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ध्यान देना कि जीएसटी में ऑडिट करवाने की लिमिट कितनी है? 2 करोड़। याद करो, इनकम टैक्स में आपकी ऑडिट करवाने की लिमिट 1 करोड़ होती है।
जो कुछ केस में 5 करोड़ हो चुकी है, जो इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आई है, ठीक है। और याद करो प्रोफेशनल वाले केस में 50 लाख होती है। और ऐसी जीएसटी की बात करूंगा तो जीएसटी में ऑडिट की लिमिट वैसे 2 करोड़ होती है, बट 2 सालों के लिए लिमिट कितनी हो चुकी है, 5 करोड़। तो बस ये छोटी सी अमेंडमेंट आई है जी। तो ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में लिमिट आपकी 5 करोड़ होगी, 19-20 में लिमिट आपकी 5 करोड़ होगी, और अगर मैं 20-21 की बात करूंगा लिमिट आपकी अभी भी 2 करोड़ एप्लीकेबल है। 5 करोड़ की लिमिट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे फटाफट से बताओ जी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जीएसटी का ऑडिट कब करवाना होता है, जल्दी बोलो जी, जीएसटी का ऑडिट कब करवाना होता है? वैसे नॉर्मल लिमिट कितनी होती है, 2 करोड़ रुपए की, बट फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 के लिए गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आ चुकी है कि उनके लिए लिमिट जो है वो 5 करोड़ की है। और अगर 20-21 की बात करेंगे तो लिमिट कितनी होगी, 2 करोड़ रुपए की। ये छोटी सी अमेंडमेंट आई है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, provided that every registered person whose aggregate turnover during the financial year 18-19 and 19-20 exceed 5 crore rupee shall get his account audited as specified under subsection 5 of section 35, and he shall furnish a copy of audited accounting and reconciliation statement duly certified in form GSTR 9C for the financial year 18-19 electronically through the common portal either directly or through a facilitation center notified by the commissioner। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि जो ऑडिट की लिमिट पहले 2 करोड़ रुपए की थी, अब वो लिमिट 5 करोड़ हो चुकी है जीएसटी में, सिर्फ 2 सालों के लिए, 18-19 और 19-20। इसके अलावा जो भी साल होगा उसके लिए पहले भी लिमिट 2 करोड़ थी और आज भी लिमिट 2 करोड़ है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट आई है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद की जो अमेंडमेंट नंबर 2 थी, ये तो ऑलरेडी हम दिसंबर में ही कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, ये कोई नई अमेंडमेंट नहीं है, ये पहले दिसंबर वाली अमेंडमेंट क्लास में आपने कंप्लीट कर ली होगी। ये पहले वाली अमेंडमेंट है, कोई नई अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, तो जो नई अमेंडमेंट है जो इफेक्टिव हो चुकी है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली अमेंडमेंट है कि ऑडिट की लिमिट जो है वो 2 करोड़ से 5 करोड़ हो चुकी है फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 दोनों के लिए। ठीक है जी, इधर सुना ध्यान से। अब ये अमेंडमेंट 1 के बाद ना, अब जो सेकंड अमेंडमेंट आई है वो अमेंडमेंट आई है जी, एक टॉपिक आपका है ये राजी, डिमांड एंड रिकवरी। अमेंडमेंट बिल्कुल छोटी सी है, बट एग्जाम के लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है, बट अमेंडमेंट आई है तो हमें डिस्कस करनी है। इधर सुना ध्यान से, अभी अमेंडमेंट आई, क्या अमेंडमेंट, सुना ध्यान से अमेंडमेंट क्या आई है। याद करो सर, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे या प्रोफेशनल वाले बच्चे, जब आपने क्लास में डिमांड एंड रिकवरी वाला चैप्टर किया था ना, तो वहां पर मैंने कहा था कि एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल इसने टैक्स कम पे किया या पे ही नहीं किया, तो 2 केस होंगे, या तो होगा बोनाफाइड या होगा मेलाफाइड। अब अगर बोनाफाइड वाला केस होगा तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, याद करो, कि शो कोस नोटिस इशू करने से पहले अगर कोई पर्सन अपनी मर्जी से टैक्स और इंटरेस्ट पे कर देगा ना, तो उस केस में याद करो पेनल्टी माफ हो जाती है। अब 2 केस क्या होते हैं कि एक केस तो ये होता है कि असेसी अपनी मर्जी से ही शोकॉस नोटिस इशू करने से पहले खुद ही टैक्स पे कर दे, खुद ही इंटरेस्ट पे कर दे, उस केस में पेनल्टी माफ हो जाएगी। और दूसरा केस ये होता है कि अगर डिपार्टमेंट ने असेसी को पकड़ लिया, इट मींस अगर डिपार्टमेंट ने असेसी को पकड़ लिया तो डिपार्टमेंट ये बात कहता था, अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था कि शोकॉस नोटिस इशू करने से पहले ना वो एक नोटिस उसको और देता था। शोकॉस नोटिस इशू करने से पहले वो असेसी को एक वार्निंग देता था कि भैया कि तुमने सही टाइम पर टैक्स पे नहीं किया, तुमने कम टैक्स पे किया है, तुमने टैक्स पे ही नहीं किया, तो हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम टैक्स पे कर दो। ठीक है, फिर वो असेसी क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन करेगा और वो टैक्स पे कर देगा, उसकी पेनल्टी कम हो जाएगी या माफ हो जाएगी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, डिमांड एंड रिकवरी वाले चैप्टर में एक चेंज कर दिया। अब चेंज ये कर दिया कि जो डिपार्टमेंट असेसी को शोकॉस नोटिस इशू करने से पहले प्री नोटिस देता था, मतलब शोकॉस नोटिस इशू करने से पहले वार्निंग देता था, अब वो वार्निंग उसका मन करे तो दे, उसका मन नहीं करता तो मत दे, वो डायरेक्टली शोकॉस नोटिस भी इशू कर सकता है। मतलब अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी, अगर असेसी अपनी मर्जी से ही खुद पे कर रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर डिपार्टमेंट कह रहा है असेसी को कि भैया तुमने टैक्स कम पे किया है, तुमने टैक्स ही पे नहीं किया, जल्दी पे कर दो नहीं तो हम शोकॉस नोटिस इशू कर देंगे, तो गवर्नमेंट कह रही है अब ये बात जो पहले मैंडेटरी थी ना, अब ये मैंडेटरी नहीं है। मतलब अब प्री शोकॉस नोटिस से पहले एक नोटिस पहले और जाता था, अब गवर्नमेंट कह रही है जो प्री शोकॉस नोटिस था अब वो नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शनल है कि देना है दो, नहीं तो तुम डायरेक्टली शोकॉस नोटिस भी इशू कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अमेंडमेंट क्या आई है जी,
रूल नंबर 142 1A प्रोवाइडिंग फॉर मैंडेटरी प्री शोकस नोटिस, पहले मैंडेटरी था, प्री शोकस नोटिस कम्युनिकेशन ऑफ टैक्स डिमांड टू टैक्स पेयर हैज बीन अमेंडेड, अब वो अमेंडेड हो चुकी है। नाउ सच कम्युनिकेशन शैल बी एट द ऑप्शन ऑफ द टैक्स ऑफिसर, मतलब अब उसके पास ऑप्शन है कि उसको प्री शोकस नोटिस इशू करना है या नहीं करना, अब ओब्लिगेशन, ये बात खत्म हो चुकी है। ठीक है जी, तो ये अमेंडमेंट छोटी सी है आपके एग्जाम के लिए, मेरे कोडिंग इतनी रेलिवेंट नहीं है, तो चाहे वो एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा हो चाहे प्रोफेशनल वाला बच्चा हो, उसके दिमाग में बस एक बात होनी चाहिए कि पहले शोकस नोटिस से पहले एक वार्निंग दी जाती थी, अब वो वार्निंग खत्म हो चुकी है। अब डायरेक्टली अगर डिपार्टमेंट चाहता है कि मुझे शोकस नोटिस इशू करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वो शोकस नोटिस भी इशू कर सकता है। बट अगर वो चाहता है कि शोकस नोटिस से पहले मुझे एक वार्निंग देनी है तो वार्निंग भी दे सकता है। वार्निंग देना मतलब प्री शोकस नोटिस देना अब मैंडेटरी नहीं है, अब ऑप्शनल है, उसके पास पावर है कि वो इशू करना चाहता है या नहीं, ये सारी बातें वो खुद देख ले। ठीक है, ये छोटी सी अमेंडमेंट आई है रही डिमांड एंड रिकवरी वाले चैप्टर में, बाकी सारा चैप्टर जो आपने क्लास के अंदर पहले पढ़ा था आज भी सेम है, पहले भी सेम था। ठीक है, अच्छा अब जो अमेंडमेंट आई है अपील एंड रिवीजन वाले चैप्टर में, ये अमेंडमेंट जो है सिर्फ सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए है, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे और सीए इंटर वाले बच्चे अब अमेंडमेंट बंद कर सकते हैं। बट बाकी ये ध्यान रखना जी, अब जो नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास होगी वो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए भी होगी, मतलब अब जो अगली अमेंडमेंट अपील एंड रिवीजन वाली है वो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए नहीं है, अमेंडमेंट क्लास नंबर 4 जो होगी वो सबके लिए होगी। इधर सुना ध्यान से, प्रोफेशनल वाले बच्चे ध्यान दें जी, अपील एंड रिवीजन वाले चैप्टर में जो अमेंडमेंट आई है ना, ये प्रैक्टिकली तो इंपॉर्टेंट है, दोबारा बोल रहा हूं एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। याद करो अपील के चैप्टर में एक तो कमिश्नर होता है और एक अपीलेंट ट्रिब्यूनल होता है, ट्रिब्यूनल होता है अगर आपको ध्यान आ रहा हो। अब जो ट्रिब्यूनल की स्टेट बेंच होती है ना, ट्रिब्यूनल की स्टेट बेंच होती है, उसको बनाने की पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जो जेएन के स्टेट है उस मतलब उसकी जो स्टेट बेंच है अब तक उसको बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं थी, अभी तक लो था जेएनके के पास ही था। बट आप सब जानते हो अब आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है, अब जेएनके एक यूनियन टेरिटरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो फाइनली गवर्नमेंट ने लॉ अमेंड कर दिया कि जो जेएनके की स्टेट बेंच होगी उसको बनाने की पावर अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ चुकी है। देखो ये क्या लिखा है, सेक्शन नंबर 109 डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल अमेंडेड to the effect of GST appellant tribunal for the state of JNK also shall now be constituted notified by central government only। बस ये अमेंडमेंट आपकी फाइनेंस एक्ट 2020 से आई है जो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है। तो बस सिंपल सी ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन 0/0% चांस है। प्रैक्टिकली अगर कोई पूछे कि जेएनके की स्टेट बेंच बनाने की पावर किसके पास है तो आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। पहले अलग था, अब लो चेंज हो चुका है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर आ चुकी है। ठीक है, तो ये छोटी सी अमेंडमेंट आई है अपील एंड रिवीजन वाले चैप्टर में, बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो आपने पहले क्लास में किया वो ही सेम आज भी एप्लीकेबल है, उसके अलावा कोई अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, तो बताओ ये छोटी छोटी अमेंडमेंट जीएसटी के अंदर आई हैं जी। ठीक है, तो आप टोटल 3 अमेंडमेंट हमने की हैं जी। एक तो हमने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाले केस में की कि ऑडिट की लिमिट कितनी हो चुकी है 5 करोड़ हर साल के लिए, आंसर इज नो। 2 साल के लिए कौन कौन सा 18 19 और 19 20। फिर मैंने क्या बोला डिमांड एंड रिकवरी में कि अगर डिपार्टमेंट असेसी को कहता है कि भैया तुमने टैक्स पे नहीं किया, तुमने कम टैक्स पे किया, तो वो शोकॉस नोटिस से पहले एक नोटिस इशू करता था। पहले वो मैंडेटरी था, अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ऑप्शनल कर दिया। और फिर अपील और रिवीजन वाले चैप्टर में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जेएनके का जो जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल होगा उसकी जो स्टेट बेंच होगी उसको कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर अब किसके पास आ चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपकी थर्ड अमेंडमेंट आई है जी। बताओ जी, इतनी छोटी छोटी अमेंडमेंट है, इसके अंदर अमेंडमेंट है क्या जी। ठीक है, हाँ कुछ अमेंडमेंट एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं, कुछ मेरे अकॉर्डिंग रेलिवेंट नहीं है। आपके एग्जाम में इसमें सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये जो 2 अमेंडमेंट आज हमने किया डिमांड एंड रिकवरी और अपील वाली, हाँ चाहे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड में शायद देखने को मिल जाए, क्योंकि अगर उसके बारे में कुछ लिखना आएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि ऑडिट की लिमिट जो है वो 2 करोड़ से अब 5 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, ये अमेंडमेंट आई है जी। अब नेक्स्ट क्लास में जो हमारी फाइनल अमेंडमेंट क्लास होगी उसमें हम टॉपिक करेंगे रजिस्ट्रेशन का। वैसे मैंने कहा था आज हम डिस्कस करेंगे, बट वो थोड़ा सा लंबा है, उसको मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल होली की छुट्टी है, परसों अमेंडमेंट क्लास आपकी आ जाएगी, लास्ट अमेंडमेंट क्लास होगी, और उसके अलावा जो बच्चे कुछ छोटी छोटी और अमेंडमेंट्स अगर होंगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट क्लास नंबर 4 में। ठीक है जी, और थैंक यू सो मच। अब अपना होली का त्यौहार मनाओ, एंजॉय करो। देखो एक दिन की बात है, और बस आराम से मनाना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और ध्यान रखना रियल होली हमारी उस दिन होगी जिस दिन हमारा रिजल्ट पास होगा जी।
उस दिन होली भी होगी, दिवाली भी होगी, सब फेस्टिवल हमें बहुत बढ़िया लगेंगे जिस दिन हमारा रिजल्ट पास होगा। ठीक है, तो उसके लिए तो मेहनत करनी है। बट ऐसा नहीं है कि अगर घर में होली का माहौल है, आप उनसे गुस्सा कर रहे हो कि मुझे पढ़ने दो, नहीं। बात 1-2 घंटे की होती है, सबके साथ अगर मिलकर चलोगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, पढ़ाई तो सर ऑब्वियस बात है, पढ़ाई तो करनी करनी है, बट बिना बात के अपना गुस्सा घर वालों पे नहीं निकालना, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली वंस अगेन, लव यू सो मच जी, बाय बाय।